हेलो गाइज, वेलकम बैक टू वंस अगेन इन माय यूट्यूब चैनल। आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल न्यू लाइफ केमिस्ट्री क्लासेस में। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि फिजिकल केमिस्ट्री का टॉपिक चल रहा है और ये समाप्ति की ओर है। कल वाले वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा हुआ था उसमें मैंने ऑस्मोटिक प्रेशर के बारे में बताया था आपको, और जिसके साथ साथ हमारा कोलिगेटिव प्रॉपर्टी समाप्त हुआ था। तो वीडियो को प्रारंभ करने से पहले मैं आपको फिर से एक बार आज कहना चाहता हूं कि वीडियो को अंत तक देखिए, क्योंकि आज के इस सेशन में जो आपको बताया जा रहा है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्ट है आपका। और ये एकेडमिक एग्ज़ाम के साथ साथ जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स होते हैं उनमें इससे रिलेटेड ढेर सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आप सभी लोगों से ये उम्मीद करता हूं कि अभी तक जितने वीडियोस मैंने आपको दिए हैं उसमें आपको एक बेस्ट कंटेंट मिलता रहा होगा, और मैं दिन ब दिन कहना आगे जैसे जैसे दिन आते रहेंगे उस तरह से मैं इसमें जो इम्प्रूविंग हो सकती है वो करने का पूरा प्रयास करता रहूँगा। ठीक है ना। तो आप लोगों से बस एक ही चीज़ ये कही जाती है कि आप वीडियो को अपने जितने भी स्टडी रिलेटेड ग्रुप हैं उनमें अधिक से अधिक शेयर करें, ठीक, साथ ही साथ उनमें सब्सक्राइब करवाएं और उसे लाइक करें। ठीक है ना। तो भाई जैसे अगर हमें कोई चीज़ अच्छा रिस्पांस मिलता रहेगा तो हम उसके साथ साथ मेहनत भी अपनी अच्छी करते रहेंगे। तो आप लोगों से बस यही एक बात कहना है कि वीडियो को जितना अधिक से अधिक हो सके अपने जो भी स्टडी रिलेटेड ग्रुप्स हैं आपके, जो भी आपके एक सर्किल में कहा जाए, एक आपके फ्रेंड्स ग्रुप हैं, चाहे वो व्हाट्सएप हो, फेसबुक हो, ट्विटर से अकाउंट हो या इंस्टाग्राम, जो भी आप चलाते हो, जो भी सोशल मीडियाज हैं आपके पास, उसमें बताया जा रहा है, उस पर अधिक से अधिक आप शेयर करें। ठीक है ना। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। आज का हमारा टॉपिक है मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ये आपका वीडियो होगा और बहुत ही महत्वपूर्ण आज का ये पॉइंट शुरू होने वाला है, वान हाफ फैक्टर। वान हाफ फैक्टर एक ऐसा फैक्टर है, अभी तक हमने जितने क्वेश्चंस किए थे उनमें कहीं इसका रोल नहीं था। लेकिन अगर मैं इसे ना जानूं, मतलब वान हाफ फैक्टर को अगर हम आप अच्छे से नहीं समझ पाए तो ये समझिए कि हमने फिजिकल केमिस्ट्री के इस सोल्यूशन वाले चैप्टर में कुछ सीखा ही नहीं। ठीक है ना। कहने का मतलब मेरा ये हुआ कि यदि आप वान हाफ फैक्टर को नहीं पढ़ते हैं और प्रीवियस रूल में बताए गए रूल के अनुसार, प्रीवियस वीडियो में बताए गए रूल के अनुसार यदि आप उस पे क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं तो एक जो आपका ऑब्जर्वेशन के माध्यम से एक जो एक्सपेरिमेंटल आपका रिजल्ट आता है वो, और दूसरा जो आपके एक रैखिक रूप से कहा जाए या जो आपने मौखिक रूप से आपने कैलकुलेट किया है उसकी वैल्यू, दोनों में अंतर मिलेगा। ठीक है। तो उसके पीछे भी रीजन है, उसी रीजन को स्पष्ट करने के लिए आपके ये वान हाफ महोदय इसमें शामिल हुए हैं। तो इस वान हाफ को हम लोग यहाँ पे स्टार्ट करते हैं पढ़ना, वान हाफ फैक्टर। आज का टॉपिक है हमारा वान हाफ फैक्टर। देखिए जैसा कि हमें बताया गया था वान हाफ ये गुणक है। इसके पहले हमने 4 वीडियोस देखे हैं जिसमें मैंने आपको बताया था डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट एंड आपका ऑस्मोटिक प्रेशर। फिर साथ जो फर्स्ट वीडियो में आपको इंक्लूड कराए गए थे वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन को लेकर के रिलेटिव वेपर प्रेशर। ठीक है, रिलेटिव डिप्रेशन इन वेपर प्रेशर में। ठीक है। तो चलिए यहाँ पे वान हाफ फैक्टर में वो चारों फैक्ट हम लोग फिर से देख लेते हैं। वो ये था हमारा पी नॉट ए माइनस पी ए अपान पी ए नॉट इज इक्वल टू एक्स ए, क्या सॉरी यहाँ पे हम लोग देखते हैं एक्स सैल्यूट, है ना। दूसरा आपका था जो आपने पढ़ा था इसमें डेल्टा टीवी प्रोपोर्शनल टू या सॉरी केवी इंटू एम, वेयर एम इज द मोलरिटी था ये। और नेक्स्ट आपका जो रिलेशन था
डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू के एफ इंटू एम, सेम कंडीशन। ये था डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। एंड लास्ट आपका जो था पाई इज इक्वल टू एम आर टी, ये आपका चौथा ऑस्मोटिक प्रेशर के लिए। तो ये सारी प्रॉपर्टी जो आपको बताई गई हैं वो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज के अंतर्गत बताई गई हैं। तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज ये जो अभी तक हम लोग पढ़ के आए हैं पीछे, और उस पर जो भी हम लोग एक आध दो न्यूमेरिकल अभी तक देखे हुए हैं, तो बस केवल ऐसे न्यूमेरिकल्स की बातें वहां पे कराई थी या बताई गई हैं आपको जो कैसे थे, नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स थे, जैसे यूरिया, सुक्रोज ना, ग्लूकोज, ये सभी कैसे थे, ये आपके एक नॉन वोलाटाइल थे। साथ ही साथ ये कैसे हैं, नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स हैं, मतलब ना तो इनका डिसोसिएशन होता है ना ही इनका एसोसिएशन होता है। मींस ना तो इनका वियोजन होता है ना ही इनका संगुणन होता है। समझ रहे हैं ना? तो हमारे कहने का मतलब यहाँ पे क्या है कि अगर हम इस मेथड के माध्यम से क्वेश्चंस को हल कर रहे हैं तो ऐसी सिचुएशन में आपको बताना ये है कि जो ऑब्जर्वेशन आप करेंगे, जो एक्सपेरिमेंटल आप करेंगे, सपोज करिए आपने किसी एक ऐसे सॉल्यूशन का प्रासरण दाब निकाला जो रिजल्ट में आया, सपोज करिए 10 आ गया उसका प्रासरण दाब, ठीक, आपने जो कैलकुलेशन किया इसके माध्यम से। लेकिन आपके मित्र जो हैं वो आपके मित्र क्या करते हैं कि उन्होंने प्रैक्टिकली उस साल भी किया और उसका रिजल्ट कुछ डिफर आया आपसे। तो भाई एक ही क्वेश्चन को दो अलग अलग आंसर अगर मिल, एक ही क्वेश्चन के अगर दो अलग अलग आंसर मिल रहे हैं, इसका मतलब कमी किसी ना किसी में है। तो भाई जो ऑब्जर्व कर रहा है, जो ऑब्जर्वेशन एक प्रैक्टिकली कर रहा है, उसका आंसर तो ज्यादा फैक्ट माना जाएगा, भाई वो करके देख रहा है, और हम लोग क्या एक अनुमान के माध्यम से, ठीक है ना। तो जो एक कैलकुलेटेड वैल्यू होती है और एक जो ऑब्जर्व वैल्यू होती है, ऑब्जर्वेशन के माध्यम से मतलब जो एक प्रयोग के माध्यम से, प्रेक्षण के माध्यम से हमें जो वैल्यू मिलती है वो क्या होती है, कुछ सटीक मानी जाती है ना। और जो आपका आज का ये मतलब हम कैलकुलेटेड वैल्यूज अगर करते हैं तो थोड़ी सी एक लगभग में हम लोग मानते हैं। तो उसी को दूर करने के लिए यहाँ पे ये वन टाइम फैक्टर हमें बताए जाएंगे, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज थी, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज का मेन पर्पज क्या था, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज का मेन पर्पज ये था कि वो नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स के ऊपर डिपेंड करता था, ना कि उसके नेचर के ऊपर। मतलब कि वह विलेय पदार्थ के कणों की संख्या के ऊपर निर्भर करता था, ना कि उसकी प्रकृति के ऊपर। ये इसका मेन फैक्ट था। जैसे अगर मैं कह दूं यहां पर NaCl है, इसका डिसोसिएशन हुआ Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव। आप देखिए इसके एक मॉलिक्यूल्स ले रहे हैं, कितने, एक मॉलिक्यूल्स लिए। अब यहां पर एक सोडियम आयन मिल रहा है और एक क्लोराइड आयन मिल रहा है। तो भाई यहां पर पार्टिकल छोटा है, बड़ा है, कैसा है, उससे मतलब नहीं है। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी सिर्फ और सिर्फ कहता था क्या, कि वो उस पदार्थ के कणों की संख्या के ऊपर निर्भर करेगा। सॉल्यूशन में ये भी आपके पार्टिकल्स है ना, और ये दोनों भी रहेंगे। तो यहाँ पे है क्या, इसकी जो संख्या आ रही है, इनकी जो संख्या आ रही है यहाँ पे 2, यहाँ पर 1। ओवरऑल अगर मैं बात करूं यहाँ पर कि जो टोटल यहाँ पे सोल्यूशन में मिलेंगे मुझे अभी, वो कितने, यहाँ पे 2 आए। भाई रिजल्टेंट तो इसका 2 मिल रहा है ना मुझे। तो समझाना ये है आपको यहाँ पे कि अब अगर यहाँ पे 2 आयन आ रहे हैं, आपने इसके अकॉर्डिंग सॉल्व भी किया, सपोज उसका आंसर 10 आया, और इसने अगर ऑब्जर्वेशन के माध्यम से देखा तो 20 मिल गया उसको, आंसर कुछ उसका अलग आ गया। तो यहां पर चीजें ये आपको बताई जा रही हैं कि जितना अधिक आप इसमें अगर देखते हैं कुछ भी ऐसे अगर कुछ मान लीजिए, और हमने ले लिया दूसरा इलेक्ट्रोलाइट्स MgCl2 को लेकर, तो ये Mg2 पॉजिटिव और 2Cl नेगेटिव, इसके 1 मोल लिए हमने, इसके 1 मिल गए, इसके 2 मिल गए। तो यहाँ टोटल नंबर कितने आए, 3 आ गए। तो भाई अगर इसने 10 प्राप्त किया तो वो ऑब्जर्व के माध्यम से कितना 30 प्राप्त कर लेगा। तो डिफरेंट आ रही है वैल्यू ना। तो इसी चीज को यहाँ पर बताया जा रहा है। अभी तक हमने प्रीवियस वीडियो में जो भी क्वेश्चंस मैंने आपको बताए हैं, जो भी मेथड हमने आपको बताए थे, वो स्पेशली ऐसे थे जो नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स पर यूज किए जाते थे। नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स ना तो डिसोसिएट होते हैं, ना ही वो एसोसिएट होते हैं। डेट मीन्स ना तो वो वियोजित होते हैं और ना ही संगुणित होते हैं, और उनके वन हाफ गुणक का जो मान होता है वो सदैव 1 माना जाता है।
अब बात यहाँ ये बनती है कि वांठा गुणक होते क्या, ठीक है ना, वांठा गुणक होते क्या। तो आप देखिए इसके माध्यम से कि अगर मैं कहूं कि वियोजन से पहले कितना था, 1 था, वियोजन के बाद कणों की संख्या कितनी हुई, 2 हुई। तो भाई वियोजन के बाद कणों की संख्या बटे वियोजन से पूर्व कणों की संख्या। अब वियोजन जरूरी थोड़ी कि हमेशा भाई उसमें कणों की संख्या बढ़ेगी ही, कुछ ऐसे भी फैक्टर मिलेंगे जहां पर उनके कणों की संख्या कम भी हो जाती है, और वो प्रक्रिया हमारी आती है संगुणन के अंतर्गत, ठीक, जिसको हम लोग एसोसिएशन बोलते हैं। और ये विशेष गुण जो मिलता है वो कार्बोक्सिलिक कंपाउंडों में देखने को मिलते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए आपने एसिटिक एसिड ले लिया CH3COOH, CH3COOH। अब आप इसमें क्या करते हैं, सपोज करिए यहाँ पे बेंजीन का सोल्यूशन था, बेंजीन का सोल्यूशन है, और यहाँ पर ये आपस में चिपक गए, इस तरह से क्या हुए, एसोसिएट हो गए। कैसे एसोसिएट हो गए वो देख लीजिए, CH3COOH, ऐसे ही यहां पे भी आपका आ गया CH3OH, और यहाँ पे O, और यहाँ पे ये दोनों लगे किससे, हाइड्रोजन बॉन्ड से। तो मतलब यहाँ पे क्या हुआ, आपने लिया था 2 मोल्स, 2 मॉलिक्यूल्स लिए थे, मिले कितने, 1 मिले। भाई पहले 2 थे, अब कितने हो गए, 1 हो गए। ऐसे भी हो सकता आपने 3 लिया है, वहां पर 1 हो जाए, 4 लिए हैं तो 1 हो जाए, ऐसा ये संगुणन की प्रोसेस होती है। तो इसमें 2 कॉन्सेप्ट होते हैं, एक संगुणन और एक कौन सा, वियोजन। तो संगुणन और वियोजन में कब कौन सा आपको अप्लाई करना है ये भी आपको जानना है। तो पहले मैं आपको यहाँ बता रहा था कि वांठा गुणक यानी जितने भी कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज आप पढ़ रहे हैं उन कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज में ये अगर हम वांठा गुणक को नहीं रखते हैं तब तक हमारा ऑब्जर्वेशन जो होगा और जो हमारी कैलकुलेटेड वैल्यू होगी वो दोनों अलग अलग आएगी ना। ऑब्जर्वेशन वैल्यूज और कैलकुलेटेड वैल्यू में दोनों में डिफरेंस हमको मिलते रहेंगे, ठीक है ना। तो आइए वांठा फैक्टर को हम यहाँ बताने चल रहे थे, इसको आई से, किससे, आई से डिनोट करते हैं। और यहां बताया जाता है क्या कि संगुणन या वियोजन, संगुणन या वियोजन के बाद कणों की संख्या बटे संगुणन या वियोजन से पूर्व कणों की संख्या, ठीक है। यहां बताया जा रहा है नंबर ऑफ पार्टिकल आफ्टर देन डिसोसिएशन और एसोसिएशन, और यहां अपान बताया गया क्या, नंबर ऑफ पार्टिकल बिफोर, नंबर ऑफ पार्टिकल बिफोर डिसोसिएशन और एसोसिएशन। क्लियर है ना। तो देखिए संगुणन या वियोजन के बाद कणों की संख्या बटे संगुणन या वियोजन से पूर्व कणों की संख्या, यही है आपका आई ना। अब देखिए जैसे इसमें हमने अभी एग्जांपल लिया था NaCl का, और हम लोग यहां बात करने चल रहे हैं उस वियोजन की, इसकी वियोजन की, डिसोसिएशन जिसको बोलते थे आप, डिसोसिएशन है ना। और डिसोसिएशन को आप लोग याद होगा अल्फा मानते थे ना। तो अभी देख लीजिए अल्फा को थोड़ा सा हम यहाँ क्लासिफाई कर दें, एक मिनट। तो जो यहाँ वियोजन हो रहा था अल्फा, वियोजन की मात्रा आपको पता होगी, जो वियोजन की मात्रा होती थी उसमें आप कहते थे कि वियोजित अणुओं की संख्या और वियोजन से पूर्व अणुओं की कुल संख्या का जो अनुपात होता था वही वियोजन की मात्रा कहलाती थी। तो यहाँ पे जो हम अल्फा मान रहे हैं वियोजन की मात्रा वो 1 मोल में मान रहे हैं। कितना, 1 मोल में जो वियोजित कणों की संख्या है वो हमने मान लिया कितना है, वियोजित अणुओं की जो संख्या है मात्रा है उसकी वो अल्फा मान ली 1 मोल में, ठीक है। तो जितने भी मोल रहेंगे उसी के अनुसार हम उसको सेट करते चलेंगे। तो देखिए 1 मोल के लिए माना गया है। अब देखिए अगर हमने कहा NaCl ले लिया और इसका जब वियोजन हुआ यहाँ पे 100% वियोजन अभी माना जा रहा है, ऐसा सपोज करिए। अगर 100% वियोजन हमने माना, अभी थोड़ा सा इसको इग्नोर करिएगा इसके लिए, देखिए
अब ये 100% अगर वियोजित हो गया, ठीक है ना, 100% अगर ये वियोजित हो गया तो भाई एक मोल थे पहले इसके और एक मोल इसके मिल गए, एक मोल इसके मिल गए, तो मुझे 2 मिल गए। भाई इसकी टोटल मोल यहाँ पे कितने, वियोजन के बाद कितने हुए, 2 ना, और वियोजन से पहले कितने थे, 1, फॉर्मूले में रखा 2/1। ठीक, तो क्या ये आवश्यक है हमेशा वो 100% ही होगा? ऐसा तो है नहीं, हो सकता है वो 40% हो जाए, 60% हो जाए, 90% हो जाए, ऐसा भी हो सकता है। भाई अगर 100% हो गए तो कोई दिक्कत है ही नहीं, जितने आयंस मिले वही आपकी मात्रा होगी। लेकिन अगर वो कह रहा है 60% हुए, 40% हुए, तो हम क्या करेंगे, तब तो वैल्यू वहां पे जोड़ के रखेंगे नहीं, तब ऐसा करें 0.8 सॉरी 40% का 0.4 ऐसा करेंगे। वही चीजें यहाँ मानी जा रही कि अगर वो अल्फा हो गई, यूनिट की मात्रा क्या हो गई, अल्फा हो गई, तो देखिए इनिशियल केस में यानी प्रारंभ में अगर हम बात करें, प्रारंभ में अर्थात इनिशियल स्टेट में इसके 1 मोल थे ना, 1 मोल की हम यहाँ पे चर्चा कर रहे थे, और उस टाइम यहाँ पे कोई वियोजन नहीं, इनिशियल फेज में यहाँ पर किसी तरह का कोई भी डिसोसिएशन नहीं हो रहा है। अब देखिए यहाँ पे जब डिसोसिएशन आया, मतलब जब वियोजन हुआ, अब वियोजन कितना हो रहा है, अल्फा हो रहा है, तो भाई यहाँ पे कितना बचेगा, 1 माइनस अल्फा। जैसे आप कोई चीज 100 ग्राम ले रहे हैं, उसमें कहा आपने 10 ग्राम कम हो गए, तो भाई 100 में से 10 घटाएंगे ना, तो वही चीज तो आप यहाँ कर रहे हैं, ठीक है ना, तो ये 1 माइनस अल्फा हो गया। अब अल्फा अगर देखिए यहाँ पे जब अभी इसके पहले बताया था मैंने कि 1 मोल इसका ले रहा तो 1 आयन इसके, 1 आयन इसके, तो अब अगर यहाँ पे अल्फा यहाँ पे वियोजित हो रही है तो क्या होगा, अल्फा ये मिलेगा हमें, अल्फा ये मिलेगा। बात समझ में आ रही ना, ये समझा रहा, फिर से एक बार सुनिए। यहाँ पे अगर मैं अभी इस केस को 100% जब मान रहा था तब था वो, अगर हमने इसके 100% केस में माना था कि ये इसका 1 मोल लिया तो 1 आयन इसके मिल रहे थे, 1 आयन इसके मिल रहे थे, ठीक है। अब कहा ये जा रहा है कि अगर इसमें से अल्फा हमने लिया, ठीक है, अल्फा मात्रा इसकी वियोजित हुई, तो भाई अल्फा ये मिलेगा, अल्फा ये आयन मिलेंगे, क्योंकि है तो वो भी सोल्यूशन में ना, समझ में आई बात। अब देखिए क्या है इसमें, यदि मैं इसका आई काउंट करूं तो देखिए आई इज इक्वल टू क्या होगा, वियोजन से पूर्व सॉरी वियोजन के बाद कणों की संख्या, तो वियोजन के बाद टोटल कण ये भी तो है, क्योंकि सोल्यूशन में ये भी रहेगा, तो देखिए क्या आएगा, 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा प्लस अल्फा अपान 1 वियोजन से पूर्व। आप इसको सॉल्व करते हैं, 1 प्लस अल्फा प्लस बाई 1। अब सब आप यहाँ पे इसको चेक कर सकते हैं कि सपोज करिए अगर ये 100% हो गया, तो भाई 100% होने मतलब अल्फा का मान 1 हो जाए, यही ना, तो आप अल्फा की वैल्यू अगर आप यहाँ 1 रखेंगे तो क्या मिलेगा, 1 + 1, 2 मिल गई वैल्यू, 1 + 1 मतलब क्या, 2 आई ना, तो वही चीज तो आप यहाँ रखेंगे, 2 रख रहे थे इसके पहले। आइए एक एग्जांपल और चेक करते हैं, CaCl2 ले लिया, इसका डिसोसिएशन करवाया आपने, Ca2 पॉजिटिव 2Cl नेगेटिव। अब आप देखिए अगर हमने कह दिया इसका 100% वियोजन हो गया, तो 1 मोल इसके मिल रहा है, 2 इसके मिल रहे हैं, तो आई का मान कितना आएगा, 3 आएगा। आई का मान कितना, 3 आया। तो जब आई का मान 3 आया, लेकिन अगर सपोज करिए 100% वियोजन ना हुआ, उस केस में क्या होगा, भाई इसके 1 मोल लिया आपने, तो यहां प्रारंभ में 0 था, नो डिसोसिएशन। अब अगर आपने कह दिया कि इसमें वियोजन होने के बाद 1 माइनस अल्फा, तो भाई ये भी अल्फा और इसका 2 अल्फा होगा कि नहीं होगा, भाई 2 मोल मिले ना कणों की संख्या के ऊपर, चाहे वो कण छोटे हो बड़े हो चाहे जैसे भी हो, वो कणों की साइज के ऊपर नहीं, कणों की प्रकृति के ऊपर नहीं, वो कणों की संख्या के ऊपर निर्भर करता, वही तो था कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। ठीक, तो आइए इसको चेक करते हैं, आई इज इक्वल टू क्या होगा, 1 माइनस अल्फा प्लस 2 अल्फा अपान 1, इसको आपने सरल किया 1 + 2 अल्फा। आप देखिए फिर से चेक कीजिए, वैल्यू को मिलती जाएगी। बातें आपको यहां पे से समझनी है, ठीक है ना, और अगर आप इसको समझ जाएंगे तो ये मान के चलिए सबसे इजी आपको लगेगा, ये बात समझ में आई ना सबको। तो ये था आपका 1 + जो 2 अल्फा, जैसा भी आंस आपको दिया जाए, जैसा भी आपको इलेक्ट्रोलाइट्स वहां पे दिया जा रहा है, उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पे आई की वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, एक तो ये समझ में आया ना, इसके लिए आपको बताया वियोजन के लिए। अब वियोजन में एक चीज आपको ध्यान देखना है कि जो आई की वैल्यू आएगी हमेशा वो 1 से ज्यादा आएगी। कैसी आएगी, 1 से ज्यादा आएगी।
मतलब कि जो उसमें वियोजन के अंतर्गत किसी भी पदार्थ का, किसी भी वैद्युत अपघट्य पदार्थ का यदि आप उसके आई को यानी कि वांट हाफ फैक्टर को फाइंड करना चाहते हैं तो उसकी वैल्यू हमेशा आपको एक से अधिक मिलेगी। ठीक, ये बातें दिमाग में अच्छे से फिट होनी चाहिए। अब देखिए, अब अगर मैं बात करूं यहाँ पे एसोसिएशन की, तो एसोसिएशन के केस में मैंने आपको बताया कि क्या होता है उसमें। देखिए, एसोसिएशन वाले केस में मोस्टली जो मिलेगा आपको, यहां इसको आप बोलते हैं संगुणन, एसोसिएशन, एसोसिएशन। इस वजह से देखिए RCOOH, सबसे ज्यादा इसमें एस्टिक एसिड का पूछा भी गया, कई बार आया है बेंजीन की उपस्थिति में। तो RCOOH का वोल्टवाइज, इसको रियल में पढ़ते हैं RCOOH, क्योंकि डबल ओ का मतलब यहाँ पे ये नहीं है कि दोनों एक साथ लगे होते हैं, वो दोनों अलग अलग रहते हैं ना। तो मैं अपने बस इजी वे के लिए इसको यूज करता हूँ, बाकी इसका जो मेन फैक्ट है पढ़ने का वो RCOO पढ़ा जाता है। ठीक है, तो देखिए ये तो हो गई। अब आप मान लीजिए यहां भी कंडीशन वही हमने दिखाई, भाई अल्फा माना है 1 मोल के लिए। सपोज करिए कि यहां पर अगर 2 मोल थे, अभी समझना, सिर्फ 2 मोल थे, यहां आपको क्या मिल रहा है, 1 ही तो मिल रहा है भाई, टोटल मेरा 1 ही तो है, चिपक गए हैं आपस में जाके। जब आपस में जाके चिपक गए हैं तो क्या मुझे 1 ही तो मिलेगा। 2 थे तो 1 मिला, 2 थे तो 1 मिला, समझिए ध्यान से। मैं अगर 1 पर मोल की बात कर रहा था ऊपर, पर मोल की बात अगर मैं यहां फिर से करूं, मैंने कह दिया इसका 1 मोल था, उस टाइम ये 0 था। लेकिन अगर हमने कह दिया इसमें अल्फा वियोजित हो गया तो भाई ये कितना, अल्फा/2 होगा ना। समझिए ध्यान से, फिर से मैं कह रहा था अभी यहाँ पे इसके 2 मोल थे तो आपको 1 मिल रहा था, जितना आप यहां ले रहे थे उसका आधा मिल रहा था कि नहीं, आधा मिल रहा ना। वही चीज तो यहां बताइए, आप अल्फा का वियोजन करवा रहे थे ना, तो यहां क्या होगा, अल्फा का आधा, अल्फा/2। आप कहते सर हम अगर हम 2 मोल लेके चले तो ठीक भाई, 2 लेके चले तो यहाँ पे क्या होगा, 2 - 2 अल्फा होगा। कितना होगा, 2 - 2 अल्फा, 2 में सटेंगे ना, पहले 1 मोल फिर अगला मोल। अब ऐसे इसमें भी क्या होगा भाई, इसमें जब आपने लिए हैं तो 1 के साथ जब 2 अल्फा हुआ तो यहाँ पे अल्फा ही तो मिलेगा, उसका आधा ही तो मिलेगा, समझ पा रहे, तो उसका अल्फा मिल जाएगा। क्लियर है। आपको यह समझाया जा रहा है कि एसोसिएशन के केस में देखिए यहाँ पे कि अगर इसके 2 मोल थे तो इसका आपको 1 मोल मिला, यहां 3 होता तो यहां भी 1 मोल मिलता, तो जितने हैं यहां पे मोल वो /2 में आ रहे, बस ये समझिए। अब अगर मैं इसका आई फाइंड करूं तो देखिए क्या होगा, वियोजन से पूर्व 1 था, वियोजन के पश्चात सॉरी संगुणन तो कितना मिल गया, 1 - अल्फा प्लस अल्फा/2 अपॉन 1। आप इसको सॉल्व कर लीजिए, 1 - अल्फा/2 ये हो जाएगी इसकी आई। इसको आप अगर इसमें यूज कर लेते हैं, एक मिनट, देखिए 2 - 2 अल्फा प्लस अल्फा हो जाता है, यानी कि अल्फा/2 होगा, ये मिलता है आपको, समझ रहे ना। अब अगर आप इसका कह देते हैं 100% डिसोसिएशन हो गया है, एसोसिएशन हो चुका है, तो यहाँ अल्फा 1 रखा आपने, तो 2 - 1 1 आया, 1/2 मिलता, तभी वो चीज़ आई। ठीक है, तो ये डिसोसिएशन और एसोसिएशन का केस था जो आप समझ पाए यहाँ पे। अब इसी एसोसिएशन जो भी थी ये नंबर ऑफ पार्टिकल्स के रूप में बताया जा रहा था हमें, तो जितने भी फैक्ट आपने कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज में पढ़े हुए हैं उन सब में आपको इस आई से मल्टीप्लाई करना है। किससे, इस आई से मल्टीप्लाई करना है। जैसे देखिए और किधर, जिधर कणों की संख्या की बात हुई थी। देखिए फर्स्ट फैक्ट जो आपका था PA0 - PA अपान PA0, और ये था आपका क्या, यहां पे सैल्यूट का। अब इसमें कितने, आई से। सेकेंड कंडीशन आपके पास थी डेल्टा TB = KB × I × यंग, आई फिर से वही। थर्ड कंडीशन डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट,
kf इंटू आई इंटू एम, एंड लास्ट कंडीशन पाई इज इक्वल टू आई इंटू एम आर टी। ये थी आपकी कंडीशन। अब देखिए इसके सपोज के लिए मैं एक छोटा सा एग्जांपल आपको सिर्फ समझाना चाह रहा हूँ, समझ जाइएगा तो बढ़िया रहेगा, बाकी मैं न्यूमेरिकल इस पर करवाऊंगा जरूर आपको। जैसे कह दिया गया कि एक निश्चित ताप है, एक निश्चित ताप पे कुछ पदार्थ आपको दिए गए और उन पदार्थों में आपसे अगर कह दिया गया जैसे 1 m NaCl 1 m NaCl 1 m MgCl2 and 1 m AlCl3, ये ले लिया आपने। टेम्परेचर नियत है, इसमें पूछा गया कि किसका प्रासरण दाब ज्यादा होगा, किसका प्रासरण दाब ज्यादा होगा। अब आप कहते हैं अगर सपोज करिए आप अगर ये ना पढ़ते, ये ना होता अभी, तो भाई इसमें टेम्परेचर नियत है, ठीक, ये एम भी सब में नियत दिख रहा है और आर तो ऑलरेडी नियत होता है, तो कैसे गेस करते आप, पॉसिबिलिटीज थी कुछ ऐसी नहीं ना। तो वही चीजें आपको यहां समझाई गई कि आई आपको जानना जरूरी है। अब पूछ रहा है किसका प्रासरण दाब ज्यादा होगा, तो ये चीज तो कॉमन हो गई, देखना आई जिसका ज्यादा प्रासरण दाब उसी का ज्यादा, क्यों होगा ना ये। तो देखिए आई इसका क्या आएगा, हम अगर यहाँ पे मान लेते हैं चूंकि कुछ अगर नहीं दिया है तो 100% डिसोसिएशन हुआ उसका ना, 100%। तो इसका जब डिसोसिएशन करवाएंगे तो Al3 पॉजिटिव और 3Cl नेगेटिव, Mg2 पॉजिटिव 2Cl नेगेटिव, Na1 पॉजिटिव और Cl1 नेगेटिव, इसके 2, इसके 3, इसके 4, वैल्यू किसकी ज्यादा, इस वाले की आई। ये आपका आई इंपॉर्टेंट था। मान के चलिए जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं, IIT, नीट, सबसे बड़े बड़े एग्जाम में इसके क्वेश्चन ढेर सारे पूछे भी गए हैं और पूछे जाते भी हैं, पूछे जाएंगे भी ना। तो वीडियो आपको कैसा लगा ये बताइएगा जरूर। वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, और अगले वीडियो में हमारा होगा जो फैक्ट यहाँ पे वो सॉल्विलिटी को लेकर बताएंगे हम आपको, सॉल्विलिटी और हेनरी लॉ को, ठीक। फिर उसके बाद लास्ट वीडियो में एक हमारा न्यूमेरिकल का पोर्शन होगा, उस पर डिस्कशन करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।